हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपांकर चुग और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या कोविड-19 को आप घर पर रहकर भी डिफीट कर सकते हो। मैं जानता हूं कि कोविड-19 पर इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं ना कि मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यू एड शायद ना भी कर पाए, मगर एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिनके घर में ये प्रॉब्लम अभी अभी आई है और जिनको सच में इसके साथ फाइट करने का कोई भी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने भी अभी अभी कोविड-19 से फाइट की अपनी फैमिली के साथ और सक्सेसफुली हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आए। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और प्लीज इसको एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कोविड-19 के अंदर जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हो या आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं और आपके पास टेस्टिंग कराने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप घर पर रहकर भी बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो ताकि आप हॉस्पिटलाइजेशन को अवॉइड कर सको। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें जो आपको करनी है और जिस चीज को करके आपको कोविड-19 के साथ बाहर निकलने में काफी मदद मिलनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला स्टेप, विच इज डू नॉट वेट फॉर द टेस्टिंग। जी हाँ, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, आप कहेंगे यार बिना टेस्ट किए कैसे पता लगेगा। देखिए, ऐसा है, जो सिम्टम्स हैं वो आपको पता है कि क्या क्या आते हैं। कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, गले में खराश होना स्टार्ट हो सकती है, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा, फटीग होगा और फीवर के अंदर 99.5 100 से लेकर 100 to 103 तक जा सकता है। जब भी आपको कोविड के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, कोरोना के सिम्टम्स स्टार्ट हो चुके हैं, उसी वक्त आप अपने आप को आइसोलेट कर लो। आइसोलेट करने के बाद आपको सबसे पहला ये चीज़ देखनी है कि आप कोविड का टेस्ट जरूर करवा लो, लेकिन उसकी वेट मत करो। दूसरा स्टेप, आपको जैसे ही कोरोना हो जाता है आपको सबसे पहले डॉक्टर से सजेशन लेनी है। टेली कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन आज के टाइम में प्रॉपर्ली अवेलेबल है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्स्ट से लेके 7 डेज तक कभी कभी सिम्टम्स बहुत माइल्ड रहते हैं और पता भी नहीं चलता है, लेकिन वायरस जो है वो म्यूकस के अंदर स्टे करता है। जो आपका फ्लेम होता है वो वहां पर स्टे करता है। तो वायरस को स्टे करने का अगर टाइम ज्यादा मिल जाता है, फ्लेम बनता जाता है अंदर और वो लंग्स के अंदर जाके इंपैक्ट करता है, तो आपको उतना समय नहीं मिलता है कि आप उस वायरस से फाइट करने के लिए तब वेट करो। तीसरा स्टेप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें। सुनने में थोड़ा हंसी आती है, लेकिन व्हाट्सएप में बत्रा जी, शर्मा जी और बहुत सारी पड़ोस की आंटियां अच्छे अच्छे नुस्खे और अच्छी अच्छी चीजें शेयर कर रही हैं जिनका इंटेंट गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं के अंदर लोग प्रिस्क्रिप्शंस भी शेयर करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन और पता नहीं कैसी कैसी मेडिसिन आपको बोली जा रही हैं कि मेरे दोस्त के डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया। और यही नहीं, नया चलने में आया है कि लोग नेबुलाइजर को भी ऑक्सीजन समझकर देना शुरू कर दिया है। हाल ही में सर्वोदय हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर का वीडियो रिलीज हो गया जिसने कहा कि नेबुलाइजर लगाइए और उसके बाद आपको ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन एक गैस है जिसकी एक प्योरिटी होती है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की, जो आपको तभी मिलती है जब आप उसके अंदर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन लेते हैं। इसमें प्योरिटी का फर्क होता है जिसमें बाकी सब गैसेस एक्सक्लूड कर दी जाती हैं और लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन को ही पहुंचाया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज को फैक्ट को वेरीफाई करना है, या फिर आपने ऐसे ही एज इट इज उठा के उसको फॉरवर्ड करके बेवकूफों जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक और प्रोफेसर बन के ये काम को आगे कर देना है। मैं जानता हूं ये सुनने में बहुत बुरा और हार्श लगता है और आप कहेंगे हम तो सिर्फ किसी की मदद ही करना चाहते हैं। कुछ केमिस्ट लोग भी इसका फायदा उठाने लगे, उन्होंने ये सब शेयर करना शुरू कर दिया। और जब मैंने उन्हें कॉन्फ्रेंट किया और पूछा कि भैया आप ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा देखो किसी की मदद हो जाएगी, मगर इसमें किसी की मदद नहीं होगी, इसमें केमिस्ट की सेल बढ़ जाएगी। अब सोच कर देखिए कि कहां से नेबुलाइजर ऑक्सीजन दे सकता है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी शेयर होता है उसे शेयर करने से पहले, या फेसबुक पे कुछ भी आता है उसे शेयर करने से पहले उस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल या किसी भी डॉक्टर से बात कर लीजिए। चौथी बात, प्रोनिंग पोजीशन। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। मेरी मदर को 6 अप्रैल को पहला सिम्टम आया कोरोना वायरस का। उनको स्मेल और टेस्ट जाना शुरू हुआ 7 और 8 को, और उसके बाद धीरे धीरे उनका इन्फेक्शन बढ़ता गया, उन्हें फीवर हुआ, उनके कफिंग स्टार्ट हो गई और उनको प्रॉब्लम बढ़ती गई। 10वीं और 11वीं तारीख के आसपास हमने उनको किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया और उन्होंने हमें वही सब प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी जो आज के टाइम में कॉमन चलती आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, पूरे संसार में, पूरे विश्व में किसी भी डॉक्टर के पास कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। इसकी कोई एक पर्टिकुलर मेडिकेशन नहीं है। आप और भी मेडिसिन है जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, एजीथ्रोमाइसिन, या फिर और कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको लोग ले रहे हैं जस्ट टू सी कि इससे क्या वायरस मर सकता है। देखिए, वायरस में ना तो फेविपिर इतना काम कर पाई है, ना रेमडेसिविर उस लेवल पर काम कर पाई है।
अगर आप लोग जितना ज्यादा अप्रोर मचा देंगे वो चीज की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। एनीवेज, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आपको पता लग चुका है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, इमीडिएटली अपने पेशेंट को या आप खुद अगर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो आप प्रोनिंग पोजीशन पे लेटना शुरू कर दें। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेडिकल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में और इवन नाउ इंडिया के अंदर भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। शायद आपको व्हाट्सएप पे ये चीज़ आई होगी, और टचवुड ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ है जो सच में हानिकारक नहीं है। प्रोनिंग पोजीशन में आप चेस्ट के बल लेट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तकिए का, पिलो का इस्तेमाल करके उसको अपना पेट पर रख जाइए और उसके बाद उसको जितना ज़्यादा हो सके आपको उस पोजीशन में लेटना है, 4 to 6 आवर्स, देन 6 to 8 आवर्स, 8 to 12 आवर्स। मगर आपको ये नोटिस करना होगा कि अगर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है या आप प्रेग्नेंट वुमेन है तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। प्रोनिंग को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन बाकी सबके लिए प्रोनिंग बहुत ही अमेजिंग और फ्रूटफुल रिजल्ट ला सकता है। मैंने 11th को जब अपनी मदर को बताया कि मुझे आपको प्रोनिंग एक्सरसाइज करवानी है दिन में, तो उनको इरिटेशन ज़रूरी, क्योंकि उन्हें अब खांसी ज़्यादा होती थी, मगर उन्होंने वो एक्सरसाइज लगातार की। उसकी वजह से उनका SpO2 लेवल गिरा नहीं और वो मेंटेन रहा, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकेशंस विच शी वाज टेकिंग। अब आते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये आप देख सकते हैं कुछ एक गूगल, अगर आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर सबसे बेसिक एक्सरसाइज होती है कि आप ब्रीद इन करें नाक से और पूरे तरीके से हवा को ब्रीद आउट कर दें। इससे आपकी जो लंग की कैपेसिटी है, जिसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, यानी उसके सांस लेने की ताकत जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। लंग्स की एक्सरसाइज करने से या थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर, अपने लंग्स के अंदर वो पावर आती है कि वो जल्दी से रिवाइव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने दिन में अपनी मदर को कम से कम 4 से 5 बार करवाई। इसको कराने से ऐसा हुआ कि उनकी जो बॉडी है वो जल्दी से जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो गई। ये मेरी मदर ही नहीं, मेरे फादर ने, मेरी सिस्टर ने और मैंने, हम चारों ने मिलकर ये एक्सरसाइज की। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। ये 5 बार आपको लगातार करना है। ये करने के बाद यू आर डन, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ डे। इसके अलावा आज के टाइम में स्पायरोमीटर्स आ गए हैं। ये एक डिवाइस है जिसमें आप ब्लो करके बलून को डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से उठा सकते हैं। ये नहीं कर सकते तो किसी दुकान से कहीं से एक बलून्स का पैकेट मंगा लो और बलून्स फुलाना स्टार्ट कर दो। बलून्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ब्रीद आउट करते हो, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। बेटर यही रहता है कि आप ये सारी एक्सरसाइज साथ साथ करें, इससे आपकी बॉडी में जल्द से जल्द रिकवर होने की ताकत आ जाती है। अब आता है 6th पॉइंट। 6ठे पॉइंट के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको इसके अलावा और ऐसे कौन से देसी नुस्खे करने हैं जिनसे आपको एडिटिव सपोर्ट मिल जाए। आप काढ़ा पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कम से कम दिन में 1 बार अगर आप पीना चाहें। ये आपकी अपनी खुद के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर है। गिलॉय, अर्जुन छाल, सौंठ, मुलेठी, हल्दी, अदरक, ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो करने हैं गार्गल्स। गार्गल्स एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत बेनिफिट हुआ। मैंने अपनी मदर को दिन में 3 बार गार्गल्स कराए और 3 बार स्टीम भी दिलाई। स्टीम और गार्गल्स का सिर्फ और सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व ये है कि जो म्यूकस अंदर होता है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करते हैं, पतला करने में या फिर उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने में या फिर उसको थोड़ा सा वायरल लोड को कम करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वायरस आपके गले में है और आपने हल्दी और नमक के गार्गल्स कर दिए, हल्दी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज दैट्स कंसीडर्ड एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी और इसके अदर प्रॉपर्टीज भी अच्छे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। और नमक तो जनरली हम गार्गल करते ही हैं, वो नहीं है तो बीटाडिन ले लीजिए और दिन में 3 बार गार्गल्स कीजिए, 3 या 4 बार गार्गल्स कीजिए। इससे आपके गले में म्यूकस जल्दी बाहर निकल जाएगा, बलगम या फ्लैम जो भी आप उसको बोलते हैं, और आपके वायरल लोड जो है वो कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप दिन में जितना हो सके गर्म पानी पीजिए। एंड गर्म पानी से ऐसा नहीं होता वायरस मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। गर्म पानी पीने से बस ये है कि आपके गले में थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट रहता है और अच्छा लगता है। एंड आप उसमें शहद डाल सकते हैं, उसमें अदरक डाल सकते हैं, व्हाटएवर कॉम्बिनेशन यू वांट टू फिट इन, लेकिन दिन में 1 बार, ज़्यादा नहीं। विटामिन सी जनरली डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन में आजकल ऐड कर ही रहे हैं। अगर नहीं ऐडेड है तो सिट्रस फ्रूट जैसे कि माल्टा, कीनो, संतरा या फिर मौसमी, बट मेक श्योर कि वो ज़्यादा खट्टे ना हो, क्योंकि इससे ये एक विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। और विटामिन सी जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में जाएगा उतना आपको इन्फेक्शन से फाइट करने की ताकत मिलेगी, चांस मिलेगा। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, नंबर 7 पर मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड एज रिकॉर्ड मेंटेनेंस।
रिकॉर्ड मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आप, चाहे आप हो या आपके कोई बूढ़े हो या आपके माँ बाप, कोई भी हो, प्लीज अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करें। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट में आपको लगा के दिखा दिया है मैंने। ये मेरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस रहा 5 दिन 6 दिन लगातार, जब मेरी मदर को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मैं क्योंकि हमारे घर में सबके सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे, मेरी मदर का सिम्टम्स मॉडरेट से सीवियर के बीच में जा चुके थे। अगर मैं आपको उनकी रिपोर्ट्स बता दूं, ब्लड रिपोर्ट्स बताऊंगा, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे अरे ये तो क्रिटिकली इल पेशेंट है, ये घर में कैसे ठीक हो गए, विच इज एक्चुअली ट्रू। मे बी मिरेकल हुआ, जिसका मैं पॉइंट नंबर 8 में मेंशन करूंगा, मगर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। यू नो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड मेंटेनेंस में मैंने उनका SpO2, उनका पल्स, उनका BP और उनका थर्मोमीटर से उनका टेम्परेचर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने दिन में एक बार उनका रेस्पिरेशन साइकिल भी नोट किया। कहते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल जब आप सोते हो तो 12 से 15 रेस्पिरेशन साइकिल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके आप अपना सोते हुए करते हो। मैं जब मेरी मदर सो रही होती थी तो मैं उनकी रेस्पिरेशन साइकिल भी नोट कर लेता था कि वो कितनी ज़्यादा कर रही हैं। उनकी 18 साइकिल्स पर मिनट आ रही थी, बट धीरे धीरे वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं। 30 अगर होती है तो दैट मीन्स ये खराब जोन है। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर आपकी घर के अंदर भी 92 से 94 के बीच में, वर्स्ट सिनेरियो में भी अगर आप मेंटेन कर रहे हो, तो भी आप प्लीज घबराना मत। अगर आप घबराओगे तो जैसे मैं पैनिक हुआ था, शायद आप भी पैनिक हो जाओगे। मुझे 92 के सैचुरेशन पे बहुत घबराहट होने लग गई थी और मैं काफ़ी डर चुका था। मैंने लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह फ़ोन घुमा दिए थे और मुझे लगने ही लगा था कि शायद अब वक्त आ चुका है जब मुझे मेरी मदर को एडमिट करना होगा। एडमिट करने का सोचकर भी एक घबराहट होने लगती है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। उसका रीज़न ये है, हमारे पास बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, हर जगह पैनिक है। इसीलिए बेटर ये है कि घर पर ही कोशिश करें अपने पेशेंट को और अपने आप को मेंटेन करने की और अपने आप को ठीक करने की। और यही नहीं, इसी के साथ साथ ये भी नोट करना होगा कि जो आपके दरवाजे खिड़कियां सब हैं ये खुले रहे। वेंटिलेशन रहेगी तो जो वायरस है उसको बाहर जाने का भी मौका मिल जाएगा और फ्रेश एयर को अंदर आने का मौका मिलेगा। अब आती है 8वीं चीज़। ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगेगी या लगेगा यार इससे हम ठीक थोड़ी हो सकते हैं, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो 50-100 लोग ही हों, प्लीज़ बिलीव मी, साइकोलॉजिकल फैक्टर इज एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को मैं शायद सबसे ऊपर रखता, मगर मैं शॉर्टी लेना चाह रहा था कि आप आखिर तक वीडियो देखते हो नहीं देखते। साइकोलॉजिकल फैक्टर मीन्स आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके नियर बाय कलीग्स, आपके भगवान से कैसे रिलेशन है। देखो सेल्स में भी रैपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब आपके परिवार वालों के साथ अगर आपके रैपो सही नहीं है, आसपास वालों के साथ रैपो ठीक नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, जब हम बीमार पड़े तो मेरे मासी, मेरे मौसड़, मेरे मामा, मामी, मेरे सब जितने भी हमारे क्लोज थे, सब ने हमें एक दिन भी घर में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं देने दी। मेरा भाई, मेरे कज़न, सब ने आके हमें खाना वगैरह दिया। डेली फ़ोन पर बात होती रही सबसे, हर वक्त। इसके अलावा मेरी कंपनी से मेरे कलीग्स जिनका कोई लेना देना नहीं है, सी ऐसा होता है आपको कई बार कि कंपनी के कलीग्स को आपसे बात करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, दे विल गिव यू सपोर्ट की ठीक है कोई बात नहीं, बट डेली एवरी सिंगल डे दे वर ऑन टू इट। हर थोड़े थोड़े टाइम बाद उन्होंने ये पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, घर में सब कैसे हैं, कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। हालांकि उन्हें पता था, सबको पता था कि बेड्स दिलवाना सबसे मुश्किल काम है, मगर सब ने मुझे हिम्मत दी, सब ने मुझे कहा कि तुम मत घबराना, घर में पॉजिटिविटी रखना, कोई न्यूज़ चैनल मत चलाना, क्योंकि अगर तुमने न्यूज़ चैनल चलाया तो उससे नेगेटिविटी आएगी। मदर को बोलना कि वो स्ट्रांग रहे। मैं उन्हें क्या बताता, मेरी मदर इतनी स्ट्रांग विल्ड है कि मैं रो पड़ा लेकिन वो नहीं रोई। उनको लगता था कि वो ठीक हो जाएंगी, एंड दैट इज हाउ हर साइकोलॉजी एक्चुअली हेल्प हर टू बिल्ड अप। उनको डर ही नहीं लग रहा था, उन्हें पक्का यकीन था वो यहाँ ठीक हो जाएंगी, और उसका रीज़न भी यही था क्योंकि उनके परिवार वाले यहाँ सब यहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेशेंट अगर O2 उनका 80 है तो उसको घर पे रखो और यही कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनका O2 अभी 94, 95, 93, 92 तक भी है, कोशिश करो ये सारी चीज़ें करते रहो और हो सकता है ये ठीक हो जाए। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों ने माल्टा, नारियल पानी, कीनू, संतरे, सारी चीज़ें, सारे काम, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग वर डन बाय माय फ्रेंड्स। मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया मैं कहूँ कि मैं यहाँ से मुझे बाहर निकलना पड़ा। कोविड होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मेरी किस्मत शायद इतनी अच्छी थी कि मेरे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं कि मैंने बस, मुझे बोलना भी नहीं पड़ता था, मुझे फ़ोन आ जाता था, हाँ जी क्या लाना है। सो दैट्स हाउ योर rapport building and relation worked. And one rapport building which was very important above everything was the spiritual one, which is with the God. मैं जानता हूँ बहुत सारे अथीस्ट भी होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ये लगता है कि भगवान जो है दिखते तो नहीं है, फलाना ढिमकाना जो भी है, और मे भी शायद वो अल्लाह को मानते हैं या सुप्रीम सोल को मानते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारीज होते हैं। ओम शांति। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप उस एक कनेक्शन को प्लीज़ कभी मत छोड़ना।
उन पर यकीन जरूर रखना, उस पर विश्वास जरूर रखना। आई एम टेलिंग यू दिस साउंड्स एब्सर्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट उसमें विश्वास रखने से सच में बहुत फायदा होता है। आई डोंट नो हाउ, बट मेरी मदर का CT स्कोर HRCT के थ्रू और जो CRP लेवल्स थे वो 76.5 था, और लोगों के हिसाब से मेरी मदर को ICU में या क्रिटिकल पेशेंट्स के बीच में होना चाहिए था। उनका CT सीवियरिटी स्कोर 17-18 पहुंच चुका था। दैट वाज रियली बैड। इस सब के बाद मुझे लगा था कि सच में ये दिक्कत हो सकती है, तो मेरे पास सहारा देने के लिए दोस्तों, परिवार वालों, कलीग्स के अलावा भगवान ही थे। मैंने अपना फेथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने नवरात्रे में सब जगह पे अपने पाठ किए, सब कुछ किया, व्हाटएवर आई कुड डू। एंड द रीजन आई एम सेइंग इज बिकॉज भगवान में विश्वास रखने से ना, वो PK का डायलॉग है ना, हिम्मत तो मिलती है। सो देखिए दोस्तों, ये जरूर करना कि कुछ भी हो जाए ना तो भगवान को क्रिटिसाइज करो कि हे भगवान तूने हमें कहाँ फंसा दिया। भगवान ने नहीं फंसाया, हम लोग खुद फंसे हैं इस प्रॉब्लम में। भगवान पे विश्वास रखो, डॉक्टर्स पे विश्वास रखो, मेडिकल साइंस पे भी विश्वास रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली होगी। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर करना। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इतनी प्रॉब्लम्स मुझे हुई इस पूरे कोरोना की फाइट में, मैं चाहता हूं कि जिसके पास भी वीडियो जाए एटलीस्ट उसे ये तो पता हो कि करना क्या है। एंड दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने के साथ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फैमिली एंड एवरीबडी विद whom you think currently is fighting with COVID-19. Thank you guys. Please like, share and subscribe.